की खबरें लेकर आज एक मजेदार खबर से बात शुरू करता हूं। हुसैन फयाद, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमास के कमांडर हैं, हमास के लीडर हैं। 23 मई की ये खबर आप देख रहे होंगे, 23 मई 2024, 23rd of May 2024। इस दिन इजराइल ने घोषित कर दिया, आईडीएफ ने घोषित कर दिया, बाकायदा आईडीएफ ने लिख दिया कि हुसैन फयाद को मारा जा चुका है। हुसैन फयाद मारे जा चुके हैं, ये खबर आ गई और दुनिया भर की गोदी मीडिया ने ये खबर चला दी। उस समय भी इस खबर पर सवाल उठाया गया था, हम लोगों ने भी सवाल उठाया था और फाइनली हुआ ये कि अभी 2-3 दिन पहले हुसैन फयाद की एक वीडियो नजर आई, जिस वीडियो में वो लोगों से आराम से बात कर रहे हैं। मारा जाना छोड़ दीजिए, कहीं कोई चोट भी दिखाई नहीं दी, बिल्कुल नॉर्मल हुसैन फयाद बात कर रहे थे। अब इजराइल के अखबार इस बात को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं। जेरूसलम पोस्ट आप देख रहे होंगे, इसकी एनालिसिस हो रही है कि आखिर हुसैन फयाद के मौत की झूठी खबर कैसे चली, कैसे कंफ्यूजन हुआ आईडीएफ को कि हुसैन फयाद मारा गया है कि नहीं मारा गया है। भाई साहब, आप लोग ज्ञान देना बंद कर दीजिए। दुनिया जानती है कि इजराइल साइकोलॉजिकल वार चलाता है। दुनिया जानती है कि इजराइल एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिसमें लगे कि वो जीत रहा है, और यही साइकिल चलाने के लिए, यही सारा का सारा साइकोलॉजिकल तमाशा चलाने के लिए न केवल हुसैन फयाद बल्कि हमास के कई सारे ऐसे सीनियर लीडर्स थे जिनके बारे में अफवाह फैलाई गई। अबू उबैदा आपको याद होंगे और भी बहुत सारे नाम आपको याद होंगे जिनके बारे में अफवाह चलाई गई कि उनको मार दिया गया और बाद में पता चला कि वो बिल्कुल सेफ हैं, कहीं मारे नहीं गए हैं। तो ये खबर मुझे इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि पहली बार इजराइल के अखबारों ने ये माना है कि आईडीएफ ने, यानी उनकी आर्मी ने, उनकी सरकार ने झूठ की। मगर जब हमने गौर किया तो वह खाकर गिर चुके थे, क्योंकि ये बारिश सिर्फ उसी मुकाम पर हो रही थी जहाँ पर ये मस्जिद मौजूद थी। वो दरख्त जिस पर आग लगी थी, बारिश की वजह से वो आग बुझ गई। सिर्फ 2 मिनट के लिए आसमान से पानी बरसा था और एक बार फिर बादल हटना शुरू हो गए। कई लोगों पर तो सख्ता तारी हो चुका था। आग आसपास फैल रही थी मगर मस्जिद के गिर्द पानी जमा हो चुका था, जिस वजह से आग उस हद को पार न कर सकी और दूसरे मकामात की तरफ फैलने लगी। ये मनाजिर आपको बहरा स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी आंखों से ये मनाजिर देखे, उनका कहना है कि हम चाहकर भी इस मंजर को जुटला नहीं पा रहे। ऐसे लगता है जैसे किसी ने इस मस्जिद के गिर्द अपना हसार बांध लिया हो। जहाँ गिरजाघर, मंदिर, इबादत गाहें सब कुछ जलकर राख हो गया, वहाँ पर ये मस्जिद आखिर कैसे बच सकती है। लॉस एंजलिस में एक और पेश आने वाले वाकये ने लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया। आखिर कहां से अल्लाह ताला के मौजज़ात और कुदरत की निशानियों को ये यहूदी छुपाते फिरेंगे। हर तरफ खुदा अपनी निशानियां जाहिर कर रहा है और बता रहा है कि अभी भी वक्त है, हक की तरफ लौट आओ, वरना जिस रोज तौबा के दरवाजे बंद होंगे उस रोज सब कुछ तबाह होकर रह जाएगा। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको ये मनाजिर हम तफसील के साथ दिखाएंगे। लॉस एंजलिस में इस वक्त तकरीबन 8 मंदिर मौजूद थे और इन 8 मंदिरों की जो हालत हो चुकी है वो स्क्रीन पर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जितने भी मंदिर, गिरजाघर मौजूद थे, सबको आग ने अपनी लपेट में ले लिया। वो हिंदू जो लॉस एंजलिस में मौजूद थे, जिस पर ये आग लगी तो वो पूजा पाठ करने के लिए मंदिरों की तरफ भागे। जिनका ताल्लुक ईसाई मजहब से था, वो गिरजाघरों की तरफ रुख करने लगे ताकि अपने अपने मजहब के मुताबिक अपने अपने बनाए गए झूठे खुदाओं से मदद तलब करके वो इस आतिश ज़दगी से निजात हासिल कर सके। मगर दोस्तों देखिए, जब आग ने चर्च और मंदिरों को अपनी लपेट में लिया तो सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। आग की लपेट में आकर कितने मंदिर और गिरजाघर तबाह होकर रह चुके हैं। यहाँ पर एक ईसाई पादरी का खौफ के मारे ये भी कहना था कि मेरा तो अपने मजहब से एतबार ही उठ गया। मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल जाया कर दिए। मैं अपने मजहब के मुताबिक जिस खुदा को अपना सब कुछ मानकर पूजता आया था, आज जब उन 50 सालों की इबादत के बाद मुझे मदद की जरूरत पड़ी, मैंने जब पुकारा तो मैं कहीं से भी कोई भी मौजज़ा होता ना देख सका, ना ही कोई मदद मेरे लिए पहुंची। मेरा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया और मैं खाली हाथ रह चुका हूँ। मैं मजहब ईसाईयत को आज और अभी से छोड़ रहा हूँ। उस शख्स का कैमरे के सामने रो रो कर ये सब कुछ कहना बाकी लोगों को भी आबीदा कर चुका था। दर हकीकत वहाँ पर जितने भी लोग थे, सभी का यही नुक्ता नजर था। मंदिरों से निकलने वाले जितने भी पंडित थे वो सभी घबराए हुए देख रहे थे, क्योंकि उनके सामने भगवानों की मूर्तियां टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। मगर इस दौरान लॉस एंजलिस में एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने करोड़ों लोगों को हैरान करके रख दिया। की घोषणा कर दिए हैं
तो वही चिराग पासवान को रक्षा मंत्री बनाने की बात चल रही है। राष्ट्रपति सीतारमण को बनाया जाएगा। मोदी जी चुनाव को लेकर बड़ी चाल चल दिए हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां इस समय मोदी दौरे पर है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा खेल हो चुका है। मोदी और पवन कल्याण मिलकर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की जगह पवन कल्याण को टिकट मिल चुकी है। चुनाव से पहले मोदी और पवन कल्याण मिलकर चंद्रबाबू नायडू के साथ गद्दारी कर चुके हैं। जब इस षड्यंत्र का पता चंद्रबाबू नायडू को पता चला तो वह नरेंद्र मोदी और पवन कल्याण से नाराज चल रहे हैं। इस वक्त चंद्रबाबू नायडू अपनी 18 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने का बड़ा ऐलान कर दिए हैं। इस बीच राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की काफी मीटिंग चल रही है, जिससे अब तय हो चुका है कि चंद्रबाबू नायडू जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। मोदी जी के चंद्रबाबू नायडू से गद्दारी करना महंगा भी पड़ सकता है, जिससे आंध्र प्रदेश में 2025 विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर केंद्र से आ रही है, जहां राहुल गांधी सरकार बनाने की तैयारी में लग चुके हैं, तो वहीं भाजपा सरकार कांग्रेस के विरुद्ध षड्यंत्र रचने से पीछे नहीं हट रहे हैं। राहुल गांधी सरकार गठन करने से पहले कर दिए बड़ा ऐलान। उनके मुताबिक देश की उप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाएगा, गृह मंत्री चंद्रबाबू नायडू को, तो वहीं वित्त मंत्री डिम्पल यादव और विदेश मंत्री अखिलेश यादव को बनाया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आ रही है, जहां असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की सरकार पर काफी भड़के हुए हैं। दोस्तों, असदुद्दीन के मुताबिक मुसलमान को उनके हक नहीं मिल रही है। असदुद्दीन मोदी सरकार से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि भाजपा सरकार देश में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा फसाद करवाता है और अपना सरकार बनाता है और अंत में सारा इल्जाम मुसलमान पर लगा देता है, जिससे असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी सरकार मोदी से काफी नाराज है। तो वहीं इंडिया गठबंधन वाली कांग्रेस सरकार हिंदू मुस्लिम दोनों के हक के लिए लड़ता है, जिससे असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी के साथ गठबंधन कर हैदराबाद में कांग्रेस सरकार स्थापित करने जा रहे हैं। तो वही दोस्तों, हैदराबाद में भाजपा को फिर से एक बार हार की सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री के दामन थामने वाले हैं, तो वहीं उनके साथ प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आशा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो वही राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पदभार संभालने से पहले कर दिए हैं बड़ा ऐलान। राहुल गांधी यानी कांग्रेस सरकार की तरफ से हर गरीब महिला को 1-1 लाख लखपति योजना की तरफ से दी जाएगी। किसानों को खेती करने के लिए 50% ऑफ में ट्रैक्टर मुहैया करवाया जाएगा, तो वही किसानों को घरेलू उद्योग करने के लिए 2-2 लाख रुपए भी दे जाएगी। देश के जवानों को 4 साल के नौकरी को हटाकर परमानेंट नौकरी दिया जाएगा। तो वही दोस्तों, देश में हर महंगाई चीज को सस्ता किया जाएगा। महिला को गैस फ्री दिया जाएगा। इतना सारा सुविधा अगर पाना चाहते हैं तो कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करना होगा, जिससे जल्द सरकार गठन हो सके और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सके। ऐसे में क्या आप लोग राहुल गांधी की सरकार से खुश है? अगर खुश है तो कमेंट में राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा अवश्य लगा दे। नमस्कार हमारे श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि आखिरकार देश में तेजी से बीजेपी की सरकार क्यों गिर रही है? क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों टूट रहा है एनडीए की सरकार? आखिरकार मोदी इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जनता बार बार सवाल कर रही है कि मोदी सरकार की महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है? देश के विकास के नाम पर जनता को भाजपा की सरकार क्यों लूट रही है? देश की जनता पूरी तरह से भाजपा की सरकार पर असंतुष्ट हो गई है। क्या ये खबर की पूरी सच्चाई आज की लाइव सेशन में पूरा खबर दिया जाएगा? तो जल्दी से फटाफट लाइव सेशन से जुड़ जाए और भारतीय प्रजा न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करते हुए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।
दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बता दे कि अब राहुल गांधी अपनी सरकार गठन करने में पूरा मेहनत जारी कर दिए हैं। देश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुका है। राहुल गांधी के सरकार कई राज्यों में बहुमत को प्राप्त कर चुका है। तो वहीं दोस्तों, मोदी की सरकार गिरने के पीछे बहुत वजह बताई जा रही है। वायनाड सांसद प्रियंका गांधी मोदी पर कटाक्ष करते हुए मीडिया रिपोर्ट में मोदी सरकार गिरने के पीछे की वजह बताते हुए कहती है कि नरेंद्र मोदी देश में सिर्फ धर्म जाति के बीच, मुस्लिम हिंदू के बीच दंगा फसाद करवाते हैं, जाति धर्म के आधार पर वोट लेते हैं, जिसके वजह से अब जनता मोदी के षड्यंत्र समझ चुकी है, जिसके वजह से मोदी की सरकार बड़ी तेजी से गिर रही है। तो वही प्रियंका गांधी का कहना है कि चुनाव करवाना है तो बैलेट पेपर पर करो, ईवीएम से वोट चुराने वाले कब तक चोरी करोगे। प्रियंका गांधी के इस बयान से मोदी अब कांग्रेस पर पूरी तरह से भड़क चुके हैं। दोस्तों, इस समय बिहार में चुनाव को लेकर बड़ी बवाल हो चुका है। सभी पार्टियों अपनी चुनाव प्रचार करने में लगी है। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस वक्त राहुल गांधी बिहार दौरे पर है, जहां बिहार में इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की बैठक चल रही है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि इस बार चुनाव में बड़ा खेल होने वाले हैं। सूत्रों से पता चला है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव की राजद सरकार राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन वाली सरकार के साथ गठबंधन करने वाली है, ताकि बिहार में राजद की सरकार चुनाव जीत सके। तो वही दोस्तों, पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी खेल खेल दिए हैं। नीतीश कुमार के धोखे के बाद पीएम मोदी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को भाजपा प्रत्याशी के तौर पर राजद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो वही दोस्तों, नीतीश कुमार के पलटीबाजी के बाद पीएम मोदी नीतीश कुमार से काफी नाराज है और नीतीश कुमार पर नजर गड़ाए हुए हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश प्रयागराज से आ रहा है, जहां 11वें दिन महाकुंभ में 53 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके सोमवार को किन्नर अखाड़े के सामने टेंट में आग लग गई। हालांकि इस पर काबू पा लिया गया है। मेला क्षेत्र में लगी आग की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। आग से 200 टेंट जलकर राख हो गए। मेले में आग लगने के पीछे बड़ी साजिश बताई जा रही है। जांच से पता चला है कि मेले के साधु के भेष में कुछ आतंकवादी घुस चुके हैं, जिसके जांच में योगी ने पूरे मेले में एनएसजी कमांडो तैनात कर दिए हैं, जिससे मामला अभी थोड़ी अच्छी है, खतरा की कोई बात नहीं है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के अपने प्रयास जारी रखेगी और यदि जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को भी मांग करेगी। और बांग्लादेश की सरकार की कहना है कि अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश नहीं भेजता है तो उस पर आक्रमण भी किया जाएगा। इस बात से भारत सरकार काफी नाराज जताया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर हरियाणा से आ रहा है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। बीते दिन मीडिया से बातचीत में नायब सिंह सैनी के जवाब से पता चला है कि वह अब भाजपा सरकार से नाराज है, क्योंकि मोदी उन्हें बहुत से वादे किए थे जिन्हें पूरा नहीं किए हैं, जिससे नायब सिंह सैनी काफी नाराज चल रहे हैं। तो वही नायब सिंह सैनी अपने 8 विधायकों के साथ राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन वाली सरकार के साथ गठबंधन करने वाले हैं, जिससे भाजपा सरकार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। मोदी से काफी घुले मिले हुए नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने पैसों के दम पर हरियाणा में इस बार भाजपा का दामन थाम लिया है और वही मोदी भी नायब सिंह को टिकट देने की बजाय मनोहर लाल खट्टर को दे दिए हैं। जब इस षड्यंत्र का पता नायब सिंह सैनी को चला तो उन्होंने भाजपा के दामन छोड़ कांग्रेस का साथ पकड़ लिए हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक सच्चे और ईमानदार नेता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बार फिर से बावल देखने को मिल रहा है,
सब कुछ नियमानुसार हुआ है। हमारे पास सारा का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन जब इसी को लेकर ह्यूमन राइट्स के अधिकारी ने आरटीआई लगाई है, तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि आखिर के कुछ वोटर्स कौन हैं और ये वोटिंग कहां से हुई है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों में महज 5 महीनों में 1 करोड़ वोटर्स बढ़ गए हैं। अब इस पर क्या कहेंगे सर? आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? और जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, क्या रिटायरमेंट के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फंस गए? जिस बिल्डिंग में उसकी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर जितने भी वोटर वोट देने के लिए लाइन में खड़े होते हैं या इच्छुक होते हैं, उनको अंदर ले लिया जाता है और उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता, लाइन में खड़े करके। क्योंकि मतलब क्या है, चुनाव आयोग की धीमी वोटिंग करने की वजह से। और यह धीमी वोटिंग क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हो रही है, इसलिए धीमे होती है जी, और ज्यादा धीमे होती है। पेपर बैलेट से कम होती थी पहले, लेकिन अब धीमे होती है तो सारे लोग वोट डाल नहीं पाते, तो अब लाइन लंबी लग जाती, तो उनको एकते में कर दिया जाता है, गेट लॉक हो जाता है और उनको सबको पर्चियां बांटी जाती है एक लाइन लगा के। और इसमें एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला गया है। ये लोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। नहीं दिया, आपने कोर्ट से आदेश लिया, फिर भी उसके बावजूद भी नहीं दिया, नियम को बदल दिया, अब नियम बदला गया है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा खेल एक्सपोज हो सकता था। अब इस खेल को एक्सपोज होने से बचाने के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। और जैसा कि आपका कहना है कि राजीव कुमार को अगर एक्सटेंशन भी मिल जाए तो भी कोई छोटी बात हेलो, बंद कर दे रे। हेलो, बंद कर दे, बंद कर। तो भी